हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। आज हम शुरू करेंगे नंद डायनेस्टी से। लास्ट हमने शिशुंगा डायनेस्टी करी थी, तो आज हम नंद डायनेस्टी से शुरू करेंगे। इसका टाइम पीरियड है 344 बीसी से लेकर 323 बीसी का। शुंगा डायनेस्टी के बाद आया था किंग महापद्मा। महापद्मा के आने से किंग्स की एक नई लाइन की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था नंस। महापद्मा को सर्वक्षत्रनृतक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने जितने भी पुराना थे क्षत्रिय थे उनको उखाड़ फेंका था। इवन के जो उग्र सेना था जिसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी उसको भी इसने उखाड़ फेंका था, सबको हरा दिया था। पुराना तो महापद्मा को महापद्मा इकरात भी बोलते हैं। महापद्मा इकरात का मतलब कि वो सिर्फ वही थे जो इंडिया पे राज कर सकते हैं। उस टाइम पे पुराना ये मानते थे, सोल मनार्क मानते थे कि यही राजा रहेंगे। क्यों मानते थे? क्योंकि उन्होंने जितनी भी डायनेस्टीज थी शिशुंगा के टाइम पे, जितनी भी डायनेस्टीज थी सबको हरा दिया था और अपना राज ही कर लिया था। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि इंडिया की पूरी हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया था। महापद्मा के बाद आए थे उनके 8 बेटे, जिसमें से जो धनानंद था वो था उनका लास्ट बेटा जिसने लास्ट रूल किया था। तो धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर इंडिया आया था, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आया था 326 बीसी में। ग्रीक राइटर कर्टियस के अकॉर्डिंग जो धनानंद था उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। 20,000 की क्वेलरी थी। क्वेलरी मतलब घुड़सवार थे 20,000। 2 लाख की इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री मीन्स सिपाही थे उसके पास। 2,000 चैरियट थे, रथ थे। 3,000 एलिफेंट्स थे। तो धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर आया। अलेक्जेंडर ने आतंक मचाया था, बट फिर भी वो डर के भाग गया था। इतने अच्छे से उसने लड़ाई करी थी। तो अलेक्जेंडर गेंजेटिक वैली तक ही आ पाया था, उसके आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके बाद अलेक्जेंडर को अपनी वापसी करनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो डर गया था। उसको पता चल गया था कि जो इंडिया के रूलर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो उनसे जीतना अब आगे मुश्किल है। जो नंद डायनेस्टी थी वो 322-21 बीसी तक चली, उसके बाद ये खत्म हो गई। उसके बाद एक और डायनेस्टी आई जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी, और इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन इन्वेजन्स। कौन कौन से फॉरेन रूलर्स इंडिया में आए थे। सबसे पहले आता है ईरानियन और पर्शियन इन्वेजन। इसमें आए थे दारियस इन्वेजन। दारियस जो किंग थे वो इंडिया में आए थे 518 बीसी के आसपास। जो आर्किमीनियन रूलर थे ईरान के, उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया। किस टाइम पे एम्पायर एक्सपैंड करा था? जिस टाइम पे इंडिया में मगधा का रूल था। उस टाइम पे उन्होंने ये देखा कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट है वहां पे पॉलिटिकल डिसयूनिटी बहुत ज्यादा है। जो राज्य हैं वहां पे वो आपस में मिलजुल कर नहीं रहते। तो आर्किमीनियन रूलर जो था दारियस I, जिसको द्रैबाहु भी बोलते हैं, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में उसने एंट्री मारी 518 बीसी में और पंजाब पे कब्जा कर लिया। उसके बाद इंडस और सिंध के वेस्ट वाले पार्ट पे भी उसने कब्जा कर लिया। और ये वाला जो एरिया उसने एनेक्स किया था ये था उसका 20th प्रोविंस था। वैसे जो ईरान के टोटल प्रोविंसेस थे ईरानियन एम्पायर के वो थे 28। तो ये वाला जो इंडिया वाला रीजन उसने कॉन्कर किया था, अनेक्स किया था, ये वाला मोस्ट फर्टाइल एरिया था इंडिया का, जो कि ईरानियन एम्पायर ने अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ पे इतने ये इतना ज्यादा फर्टाइल था कि सिर्फ इसी एरिया से ही पूरे के पूरे एम्पायर को उनको 360 टैलेंट गोल्ड का रेवेन्यू होता था उस टाइम पे। तो जो इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट थे वो 200 साल तक ऐसे ही चलते रहे। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा था ईरानियन इन्वेजन्स का? ईरानियन इंडिया में आए, उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा था? एक तो जो इंडो ईरानियन ट्रेड और कमर्स था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था उसके आने थे। तो ईरानियन के आने से ग्रीक्स को ये भी पता चल गया कि इंडिया के पास बहुत वेल्थ है, बहुत पैसा है, बहुत धन है इंडिया के पास, जिसके चलते हुए अलेक्जेंडर भी इंडिया में बाद में आया था। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर को तो पैसा चाहिए था ना। अब उसको पता चला कि इंडिया के पास बहुत वेल्थ है, बहुत धन है, तो इसलिए अलेक्जेंडर भी बाद में इंडिया में आ गया था। थर्ड, इसका क्या फायदा हुआ था, क्या इफेक्ट पड़ा था? इसके आने से इंडिया को ख्रोष्टी स्क्रिप्ट मिली थी। ख्रोष्टी स्क्रिप्ट क्या थी? इसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं अरेबिक की तरह ही। जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे ख्रोष्टी स्क्रिप्ट की का मेंशन होता है। तो ख्रोष्टी स्क्रिप्ट जो थी वो कहाँ से आई थी? वो ईरान से आई थी, और इसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं अरेबिक की तरह ही।
फोर्थ इन्फ्लुएंस क्या हुआ था कि आर्यन का जो इन्फ्लुएंस है वो मॉडर्न स्कल्पचर पे भी देखने को मिलता है। इवन के जो अशोका के रॉक डिक्स है ना, उसमें भी कुछ ईरानियन वर्ड्स यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है मैसिडोनियन इन्वेजन, जिसमें कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था 326 बीसी में। जो अलेक्जेंडर था सबसे पहले उसने पर्शिया को कॉन्कर किया, ईरान का जो एम्पायर था उसको अपने कब्जे में लिया। 4th सेंचुरी बीसी में ग्रीक और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही थी फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड। ईरान बोलता था कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, ग्रीक बोलता था हम ज्यादा पावरफुल है। तो ग्रीक में मैसिडोनिया में अलेक्जेंडर की लीडरशिप थी, जिसके चलते हुए अलेक्जेंडर ने ईरान को हरा दिया, ईरान का पूरा एम्पायर खत्म करके अपने कब्जे में ले लिया। जो अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर अपने पापा जो अलेक्जेंडर के पिता थे फिलिप, उनको हराकर वो गद्दी पे बैठे थे। पहले क्या होता था, जब राजा रजवाड़ों का टाइम होता था तो उस टाइम पे ऐसे ही होता था, जो बेटा होता था वही अपने बाप को मारकर गद्दी पे बैठ जाता था, उसको हरा देता था। तो सेम गोज विद अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने अपने पिता फिलिप को हराकर गद्दी पे बैठ गया। जब अलेक्जेंडर गद्दी पे बैठा था तो उस टाइम पे उसकी जो एज थी वो थी 20 इयर्स की। तो बचपन से उसका सपना था कि उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे राज करना है। धीरे धीरे उसने बहुत सारे एरियाज को कॉन्कर किया भी, बट उसका जो प्रिलिमिनरी स्टेप था वो था इंडिया को कॉन्कर करने का। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इंडिया में बहुत ज्यादा वेल्थ है। तो इंडिया में उसने एंट्री मारी काबुल वैली से। फिर उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो हिली एरिया था उसको कॉन्कर कर लिया। फिर धीरे धीरे वो टॉक के पास और हिंद में पहुंच गया 326 बीसी में। उसके बाद जो तक्षशिला और अभिसारा के रूलर्स थे ना, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वो कहते हम तो लड़ाई नहीं करेंगे, आप हमारा किंगडम लेना चाहते हो आप ले लो, हमें कोई बात नहीं है। उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। बट जो पोरस था, पोरस ने मना कर दिया अपना किंगडम देने से। पोरस ने बोला कि नहीं, मैं लड़ाई करूंगा, मैं नहीं अपना किंगडम छोड़ूंगा। तो अलेक्जेंडर ने फिर झेलम रिवर क्रॉस करी, धक्के से ट्रिक से उसने झेलम रिवर क्रॉस करी और उसके बाद उसने पोरस को हरा दिया। पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, तो उस बैटल में उसने पोरस को हरा दिया था। पोरस की जो बैटल हुई थी वो हुई थी, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ वितास्ता। वितास्ता क्या था? झेलम का उस टाइम पे नाम था वितास्ता। तो उसमें पोरस की हार तो हो गई, बट जो अलेक्जेंडर था उसके बाद अलेक्जेंडर ने पोरस के बाद साथ बहुत ज्यादा जिनरसली ट्रीट किया, उसको कुछ भी पनिशमेंट नहीं दी। ये भी माना जाता है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हराने के बाद पोरस का जो किंगडम था वो उसको वापस कर दिया था। तो इस तरह जो इंडियंस थे वो अपनी डिसयूनिटी की वजह से हारते रहे, क्योंकि वो मिलकर काम करते ही नहीं थे। पहले अगर हम देखें तो तक्षशिला, अभिसारा और पोरस अगर तीनों मिल जाते तो शायद वो जीत जाते, बट नहीं, तक्षशिला ने अलग अपने हाथ खड़े कर दिए, अभिसारा ने अलग हाथ खड़े कर दिए, बट पोरस ने स्टैंड ले लिया। पोरस बोला भी नहीं, मैं तो लड़ाई करूंगा, मैं नहीं अपना किंगडम छोड़ूंगा। तो इस तरह जो इंडिया के किंग्स थे उनमें डिसयूनिटी बहुत थी, वो मिलकर नहीं काम करते थे। तो उसके बाद फिर स्काला गया, स्काला में भी जीत गया। तो ग्रीक फोर्सेस फिर धीरे धीरे ब्यास के पास पहुंची। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अलेक्जेंडर को वापस मुड़ना पड़ा, क्योंकि जो स्काला और झेलम पे लड़ाई हुई थी ना, वहां पे जो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स थे उनकी आंखें खुल गई थी। उनको लगता था कि जो मगधन एम्पायर है ना आगे ब्यास के आगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, उनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए जो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स थे उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया और अलेक्जेंडर को वहीं से वापस मुड़ना पड़ा। तो उसके बाद जितनी भी टेरिटरीज अलेक्जेंडर ने कॉन्कर करी थी उसमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन उसने सेटअप किया और उसके बाद वो 325 बीसी में वापस ग्रीक आ गया अलेक्जेंडर। उसके बाद 323 बीसी में अलेक्जेंडर बेबीलोन पहुंचा और बेबीलोन वहां पे उसकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पे उसकी एज थी 33 इयर्स की। जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी उसके बाद कोई भी इतना स्ट्रांग रूलर नहीं आया, तो जो भी इसने एम्पायर जीता था, जो भी इसका एम्पायर था, वो कोई भी रूलर उसको इकट्ठा नहीं रख पाया। तो कुछ सालों तक आपस में उनकी लड़ाइयां चलती रही और धीरे धीरे जो उसका इतना बड़ा किंगडम था वो छोटे छोटे किंगडम्स में टूट गया और 3 किंगडम्स बन गए थे। कौन कौन से? एक था मैसिडोनिया, एक था बेबीलोनिया और एक बन गया इजिप्ट। अब देखते हैं अलेक्जेंडर के इन्वेजन के इफेक्ट्स क्या हुए थे। एक तो इंडिया और यूरोप के बीच में अलेक्जेंडर के आने से लैंड रूट भी खुल गया था, सी रूट भी खुल गया था, जिसके चलते हुए इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस था वो काफी कम हो गया था। इसके अलावा इंडो बैक्ट्रियन और इंडो पार्थियन जो रिलेशंस थे वो भी अच्छे हो गए थे। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया के आर्किटेक्चर में, एस्ट्रोनॉमी में देखने को मिलता है।
अलेक्जेंडर के इन्वेजन से जो इंडिया के किंग्स थे उनको पता चल गया कि अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने यूनिफाइड एम्पायर बनाने की बात करी। बाद में इंडियन जो पॉलिटिशियंस थे, पहले तो वो अपने अपने किंगडम चलाते थे ना, उसके बाद उनको पता चला कि नहीं, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर हम मिलकर रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, अगर हम अलग अलग काम करेंगे तो कोई भी आकर हम पे कब्जा कर लेगा। फोर्थ, इसका क्या इफेक्ट हुआ था? फोर्थ, अलेक्जेंडर के इन्वेजन से डेट्स का पता चलता है। फर्स्ट रिलायबल डेट के बारे में इंडियन हिस्ट्री में पता चला था, जिससे कि जो क्रोनोलॉजिकल डिफिकल्टीज है वो हम सॉल्व कर सकते थे, उनको सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती थी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स, जिसमें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म आगे शुरू करेंगे, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।